आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे 6 क्लास के इतिहास में पहले अध्याय को। इस अध्याय में देखेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। इतिहास का छठे क्लास के एनसीईआरटी का ये पहला चैप्टर है। प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज वीडियो आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। रसीदा का सवाल है। रसीदा का सवाल क्या है? रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले, इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं कि इतने साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? बहुत पहले क्या हुआ था, इसको जानने के लिए क्या उपाय है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखे टकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। आगे है लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे, जो आगे चल के मानचित्र में दिखाया जाएगा। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। संग्राहक क्या होता है? एकत्रित करने वाले। भोजन, जैसे कि अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जो संग्रह किया करते थे इसी को संग्राहक कहते हैं। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार किया करते थे। कुछ क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया और वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। इस मानचित्र को ध्यान से देख लीजिए। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके टेलीग्राम को। आगे है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। एक ये मेन फ्लोइंग रिवर है। जो बड़ी नदियां हैं ये बड़ी नदियां हैं, और उसके साथ साथ जो छोटी नदियां हैं इस तरह से आकर के मिल जाती है। जैसे कि ये एक नदी हुआ, ऐसे करके आकर के मिल जाएगी, तो ये हो गया इसका सहायक नदी, और साथ साथ फ्लो होने लगेगी आगे की ओर। इसको बोलते हैं सहायक नदियाँ। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ये मानचित्र का कार्य है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में जो नदियों के आसपास का क्षेत्र है, पहले प्राचीन काल में इसको मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से में दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण
यात्रा जोखिम भी होती थी, जोखिम भरी भी होती थी, यात्रा करने के लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इस तरह से विचारों का आदान प्रदान हुआ। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखना है और उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र और इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करना है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृतियों, परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों लोग पत्थरों को तरसने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचार को अपनाते रहे। आगे है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाने के लिए कहा जा रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेशों को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी भारत से बन गया भारत। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि क्या होता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से लिया गया है। मेनू, जिसका अर्थ है हाथ, हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृत भाषा का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता था? आम लोगों के द्वारा। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेखों का कहाँ किया जाता है? कठोर सतहों पर किया जाता है। अभिलेखों का उत्कीर्ण मिलते हैं। कभी कभी शासक व अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवा देते ताकि वे लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं व रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहा जाता था। पुरातत्वविद कहलाता है।
पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वस्तुओं के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये इसका जवाब देना है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत के अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होने की अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत अब क्या है? अतीत एक या अनेक? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? हमारे अतीत। यहाँ अतीत का शब्द है प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, अतीत के रूप में। ऐसे तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि, पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व कहलाता है, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां यहाँ पे है। अंग्रेजी में बीसी का मतलब होता है और हिंदी में ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी या हिंदी में ईस्वी सिंपली लिखा जाता है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई भी लिखा रहता है और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। सी अक्षरों का कॉमन एरा होता है और बीसीई अक्षर का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। सीई कॉमन एरा और बीसीई बिफोर कॉमन एरा। इस शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में हम इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अगले चैप्टर को देखेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।